Starting with the name of Almighty Allah, who is the creator and caregiver. This is Muhammad Iqbal and welcome you all at Afzal Tutorial Point. Today we will discuss pathophysiology of diabetes mellitus. In previous lecture we have discussed diabetes, introduction of diabetes, types of diabetes, causes and clinical manifestation. Today we will discuss pathophysiology. So what is pathophysiology? Pathophysiology is the convergence of pathology with physiology, और सिंपली कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ पैथोलॉजी विद फिजियोलॉजी. सो दिस इज पैथोफिजियोलॉजी. नॉर्मली इंसुलिन रिलीज़ की जो मैकेनिज़्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस करते हैं. ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जब इंक्रीज़ हो तो ये ग्लूकोज बीटा सेल में आके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू बीटा सेल में एंटर होता है. जब ये ग्लूकोज बीटा सेल में एंटर होता है तो इसी बीटा सेल की एंट्री के बाद इस पर एरोबिक एंड इनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है. इसी मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पे एटीपी जनरेट होती है. जब एटीपी जनरेट होती है तो इंक्रीज एटीपी कंसंट्रेशन विल एक्ट ऑन एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल. जब एटीपी इसी पोटाशियम सेंसिटिव पोटाशियम चैनल पे एक्ट करेंगे तो इसी की वजह से ये पोटाशियम चैनल ब्लॉक करेगा. जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा तो पोटाशियम इंट्रासेल्युलरली इंक्रीज होगी. कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम विल इंक्रीज इंट्रासेल्युलरली. दिस विल एक्ट ऑन पोटाशियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल. ये पोटाशियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल पे एक्ट करेगी. जब ये कैल्शियम ओपन होगा तो इसी ओपनिंग की वजह से कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल होगी. यहाँ पे फिर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी और इसी कैल्शियम की इंक्रीज़ की वजह से इंसुलिन वेसिकल में इनक्लोज हुआ है. इसी वेसिकल को सेंसिटाइज करेगा. सेंसिटाइजेशन के बाद ये इंसुलिन एंड पे आके इंसुलिन को रिलीज़ करेगा. तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज था, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू इंसुलिन रिलीज. अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में होता क्या है? नॉर्मली इसके 3 काजेज होते हैं. नंबर फर्स्ट, कॉक्सोकी वायरस B6, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स. तो ये 3 मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस ये कंडीशन जनरेट होता है. So we will discuss virus mechanism here. First of all, ये वायरस बॉडी की सेल्स पे अटैक करेगा. वायरस कॉक्सिकी वायरस B6, इसी वायरस के 6 डिफरेंट सब टाइप्स है कॉक्सिकी, लेकिन ये वायरस B6 स्पेसिफिकली डायबिटीज़ को काज करता है. तो जब ये वायरस बॉडी में एंटर होता है, बॉडी के सेल्स में इम्यूनिटी डेवलप होती है और इसी इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं. जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है तो ये एंटीबॉडी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं. ये एंटीबॉडी डिफरेंट लोकेशन पे जाके एक्ट करके इंसुलिन रिलीज को कम करते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर फर्स्ट एंटीबॉडी रिसेप्टर्स है. इसी इंसुलिन सेल्स पे बीटा सेल की रिसेप्टर पे एंटी एस्लेट सेल एंटीबॉडी बाइंड होके पूरे इस इंसुलिन की रिलीज को डिस्टर्ब करते हैं. तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म है. फर्स्ट वन, एंटी एस्लेट सेल एंटीबॉडीज़, ये इसी पे बाइंड होके पूरी सेल की इंसुलिन रिलीज को डिस्टर्ब करते हैं. दूसरे नंबर पे जो एंटीबॉडी है वो है एंटी इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़. ये इसी इंसुलिन वेसिकल पे एक्ट करके इंसुलिन को डिग्रेड करते हैं. जब इंसुलिन डिग्रेड होगा तो इंसुलिन रिलीज एंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी और इसी इंसुलिन की डिक्रीज क्वांटिटी की वजह से एंड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप होती है. तीसरे नंबर पे है एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़. नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज. जब ये गाबा प्रोड्यूस होगा तो गाबा की प्रेजेंस की वजह से ये इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइज होकर फिर इंसुलिन रिलीज करेगा. तो ये दूसरा मैकेनिज्म है. अब एंटीगेट एंटीबॉडीज़ इसी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज पे जाके बाइंड होंगे और इसी को डिस्ट्रॉय करेंगे. डिस्ट्रक्शन ऑफ गेट विल रिजल्ट रिडक्शन ऑफ इंसुलिन. सो इसी की वजह से ये इंसुलिन की डिग्रेडेशन होगी और इंसुलिन डिग्रेडेशन की वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाता है. तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉक्सिकी वायरस B6 पैथोफिजियोलॉजी थी. इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये वायरस किन किन रूट से ट्रांसमिट होता है. तो ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस फीकल ओरल रूट, सेकेंड वन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स
इसी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से भी ये स्प्रेड होता है। थर्ड नंबर पे है एक्सपोजर टू बॉडी सिक्रीशंस ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ऑलरेडी जो पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ होता है तो इसी की सिक्रीशंस जब किसी दूसरे बंदे के साथ टच होते हैं तो इसी की वजह से भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन रूट्स है, इसी के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन टू अनदर। अब जब ये एंटीबॉडी बन जाते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ है, एंटी एसिड सेल एंटीबॉडीज़, एंटी इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़, एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़। तो फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ न सिर्फ इसी बीटा सेल को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि बॉडी में डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड अदर कंडीशन भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस काज होगी। सो ये नंबर फर्स्ट है। सेकेंड नंबर पे है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये एंटीबॉडी फिर फर्दर इसी कंडीशन को भी डेवलप करता है। तीसरे नंबर पर है हार्ट इन्फ्लेमेशन, तो एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डियम की ये इन्फ्लेमेशन काज करती है, ये एंटीबॉडीज़ जाके वहाँ पर भी वो सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं। फोर्थ नंबर पे है चेस्ट एंड एब्डोमिनल मसल स्पज़म, तो ये मरोड़ सा भी प्रोड्यूस करते हैं। सीलिएक डिजीज़, जीआईटी की डिजीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। 6 नंबर पे मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, तो ये मेनिंजाइटिस भी काज करते हैं। एंड 7th वन रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो ये बोन एंड जॉइंट स्टिफनेस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसी में साइनोवियल फ्लूइड की मिकदार कम होती है, बॉडी अटैक करती है, बॉडी ओन सेल्स इम्यूनिटी सेल्स इसी साइनोवियल फ्लूइड पर अटैक करते हैं। इसी अटैक ऑफ बॉडी सेल्स और एंटीबॉडीज़ विल रिजल्ट डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड, तो इसी की वजह से ये कार्टिलेज जो जॉइंट्स में होते हैं इसी की मिकदार को कम करते हैं और इसी की वजह से जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, तो ये कंडीशन कहलाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो ये एंटीबॉडीज़ डायबिटीज़ के अलावा इसी 6 कंडीशन को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस थी। अब हम बात करेंगे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस की या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ये मैकेनिज्म इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का मेन मैकेनिज्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसी में हमने डिस्कस किए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में के डिफरेंट 3 काजेस थे, वायरल अटैक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स। इसी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ये 2 मेन काजेस होते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कितने चेंजेस बॉडी में आएंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपीयर होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में नंबर फर्स्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर इन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट will equal to or more than 100 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, तो ये नंबर फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड पे है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड की मिकदार जब 150 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से ज़्यादा या इसके बराबर हो तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। थर्ड नंबर पे है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मेल में इसी की मिकदार लेस देन और इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, वाइल इन फीमेल लेस देन और इक्वल टू 50 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। तो ये थर्ड क्राइटेरिया था फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फोर्थ नंबर पे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर विल मोर देन और इक्वल टू 130/85 मिलीग्राम ऑफ mm ऑफ Hg, तो ये फोर्थ कंडीशन था। 5 नंबर पे BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मेल में इक्वल टू और मोर देन 40 एंड फीमेल में इक्वल टू और मोर देन 35। तो ये 5 कंडीशन से क्राइटेरिया थे फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जब ये कंडीशन अपीयर हो गई तो इसी सिंड्रोम की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की वजह से हम इसको कहते हैं कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो नॉर्मल प्रोसीजर को हम देखते हैं कि ग्लूकोज जब बीटा सेल में एंटर होता है थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसी पे मेटाबॉलिज्म हो गया एरोबिक एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पे ATP जनरेट करता है। ATP जनरेशन विल एक्ट ऑन ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। जब ये पोटाशियम चैनल पे एक्ट करेंगे तो ये पोटाशियम चैनल क्लोज होगा। पोटाशियम चैनल क्लोजिंग की वजह से इंट्रासेलुलर पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होगी और इसी इंट्रासेलुलर पोटाशियम इंक्रीज की वजह से ये एक्ट करेगा पोटाशियम चैनल, पोटाशियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल पे। जब ये ओपन होगा कैल्शियम चैनल तो कैल्शियम एंट्री होगी, इनफ्लक्स टू बीटा सेल्स।
जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो ये मकदार में ज़्यादा होगी। जब कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होगी तो ये फिर इंसुलिन को सेंसिटाइज करके इंसुलिन वेसिकल को इंसुलिन को रिलीज़ करेगा और ये इंसुलिन फिर फर्दर जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड से ग्लूकोज लेगा। दूसरा मैकेनिज्म ग्लूटामिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये गावा फिर फर्दर इंसुलिन वेसिकल को सेंसिटाइज करके इंसुलिन रिलीज करवाएगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। जब ये ग्लूकोज आएगा हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में ग्लूकोज बीटा सेल में आएगा। बीटा सेल फिर इंसुलिन रिलीज करेगा ज़्यादा और यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, लेकिन इंट्रासेलुलर रिस्पांस कम होगा एंड एमाइलाइड डिपोजिशन होगी। सो इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एंड एमाइलाइड की कंसेंट्रेशन भी ज़्यादा रिलीज होती है। तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन और डिफिशिएंसी थी। यहाँ पे इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है प्लस एमाइलाइड की कंसेंट्रेशन भी एलिवेट है। सो बीटा सेल इंसुलिन एंड एमाइलाइड को रिलीज करवाता है। जब इंसुलिन रिलीज होगा तो इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, दिस कंडीशन कैन बी टर्म्ड एज हाइपर इंसुलिनीमिया। ब्लड में इंसुलिन की लेवल इंक्रीज होगी। जब ब्लड में इंसुलिन की लेवल इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। जब ये इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होगी ये यहाँ पे बाइंड होगी ये रिसेप्टर पे। जब रिसेप्टर पे बाइंड हो गए तो इंसुलिन की डिसेंसिटाइजेशन होगी, इंसुलिन की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। फिर फर्दर ये मैकेनिज्म स्टॉप होगा, ग्लूकोज एंट्री नहीं करेगा। जब ग्लूकोज एंटर नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया, इंसुलिन की फिर क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सो ये मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट है। जब इंसुलिन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन और हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म था। सेकेंड मैकेनिज्म है एमाइलाइड डिपोजिशन। एमाइलाइड इसी इंसुलिन के साथ रिलीज होता है टाइप बीटा सेल से ऑफ एस्लेट ऑफ लिंगरहान से। तो ये एमाइलाइड प्रोटीन एमाइलिन प्रोटीन है, एमाइलाइड डिपोजिशन होगी इसी सेल्स के ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर एमाइलाइड डिपोजिशन होगी। तो जब एमाइलाइड डिपोजिशन होगी, इंक्रीज एमाइलाइड डिपोजिशन ओवर बीटा सेल्स, इट विल रिजल्ट डिक्रीज बीटा सेल एक्टिविटी। तो ये बीटा सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। यहाँ पर भी डिपोजिशन होगी। जब यहाँ पर डिपोजिशन होगी तो ग्लूकोज की एंट्री में इंटरफेरेंस होगा। जब ग्लूकोज इजीली एंटर नहीं होगा तो इंसुलिन की रिलीज भी कम होगी और ओवरऑल ये इसी तरह डिपॉजिट होता है। जब यहाँ पे इंसुलिन रिलीज होता है तो ये इसी के साथ कांटेक्ट में आके फ्री इंसुलिन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो इसी मैकेनिज्म की बुनियाद पर डिक्रीज इंसुलिन कंसेंट्रेशन विल रिजल्ट हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। तो ये पहले इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर इंसुलिन की कंसेंट्रेशन कम होती है। सेकेंड नंबर पे एमाइलाइड डिपोजिशन की वजह से बीटा सेल की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। अब जाके ग्लूकोज जब इंसुलिन को रिलीज करता है तो इंसुलिन सेल्स पे, फैट सेल पे और मसल सेल पे बाइंड होकर अपना रिस्पांस देता है। यहाँ पे देखें जब ये इंसुलिन रिलीज होगा तो इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। जब ये इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होंगे इट विल रिजल्ट द ओपनिंग ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। नॉर्मल ये मैकेनिज्म फॉलो होता है कि इंसुलिन यहाँ पे बाइंड होंगे और इसी बाइंडिंग की वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन होते हैं इंट्रासेलुलर रिस्पांस के थ्रू। जब ये मैकेनिज्म होता है एमाइलाइड डिपोजिशन की वजह से फ्लक्चुएशन इन इंसुलिन कंसेंट्रेशन, तो ये इंट्रासेलुलर रिस्पांस डिक्रीज होगा। इंट्रासेलुलर रिस्पांस जब डिक्रीज होगा तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसी चेंज की वजह से ब्लड से ग्लूकोज की अपटेक कम होगी। जब ब्लड से कम ग्लूकोज आउट होगा, एग्जिट होगा, इसी एग्जिट की वजह से हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन आएगा। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होगी। तो ये कंडीशन फिर फर्दर इंसुलिन भी ज़्यादा होंगे लेकिन ग्लूकोज भी ज़्यादा होंगे। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये सेल्स है फैट सेल और मसल सेल। इसी मसल सेल पे इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन बाइंड होके इसी ग्लूकोज को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म जब डिस्टर्ब होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल एलिवेट होगी
और इसी एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। तो ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड दिस वन इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। देन वी विल डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट काजेज ऑफ टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस थे, मेडिकेशन एंड सिंड्रोम और डिजीजेस थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकेशंस को। तो टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। इसी में नंबर फर्स्ट पे मेडिकेशंस, फर्स्ट क्लास ऑफ मेडिकेशन ग्लूकोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड के मेंबर हमने पढ़े थे डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन एंड डिफरेंट अदर्स। और इसी स्टेरॉइड की वजह से जो डायबिटीज़ इंड्यूस होता है, इसी को हम कहते हैं कि स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ मेलाइटस। इसी डायबिटीज़ को हम कहते हैं SIDM। इसी की पैथोफिजियोलॉजी है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागान की रिलीज़ को इन्हांस करता है। जब ग्लूकागान ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ग्लूकागान यहाँ पे एक्ट करके ग्लाइकोजन को फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा इन द लीवर। जब लीवर में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ब्लड में इंक्रीज ग्लूकोज रिलीज। जब ग्लूकोज की रिलीज ज़्यादा होगी तो ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। सेकेंड नंबर पे इट विल स्टॉप्स ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। ये ब्लड से ग्लूकोज को कम निकालेगा। मसल्स एंड फैट सेल्स नॉर्मली ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। इसी कंडीशन में ग्लूकोकार्टिकाइड की यूज़ की वजह से ये एग्जिट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू डिक्रीज होगा। जब ये एग्जिट डिक्रीज होगा तो ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होगी। थर्ड नंबर पे इट रिड्यूसेस बॉडी सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ये नंबर फर्स्ट ग्लूकोकार्टिकाइड की पैथोफिजियोलॉजी थी। सेकंड नंबर पे एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स के मेंबर्स ओलेंजापिन, क्विटापिन, क्लोजापिन एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट मेंबर्स है एंटीसाइकोटिक्स के। एंटीसाइकोटिक्स की साइड इफेक्ट है वेट गेन। वेट गेन में होता क्या है कि फैट्स की डिपोजिशन ज़्यादा होती है और इसी फैट की डिपोजिशन की वजह से इफेक्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन रिलीज। जब फैट्स ज़्यादा होंगे तो एमाइलाइड डिपोजिशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बोथ मैकेनिज्म की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इन रिलीज डिस्टर्ब होगी और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप होगा। थर्ड नंबर पे है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड हम पिलीग्राम यूज़ करते हैं, नियासिन डिफिशिएंसी में यूज़ करते हैं। तो इट विल चेंज ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब करता है। जब ये डिस्टर्ब करता है तो इट विल इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज बाय 10%। 10% प्लाज्मा ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। प्लाज्मा ग्लूकोज को 10% इंक्रीज करेगा। ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन 21% इंक्रीज करेगा। एंड देन ग्लाइकोज यूरिया इन सम पेशेंट। रेयर केसेस में चूंकि हमने 3 P's के सिम्टम्स पढ़े थे, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया के केस में ग्लाइकोज यूरिया का सिम्टम भी अपीयर होता है, तो इसी के साथ साथ सम पेशेंट में ग्लाइकोज यूरिया भी देखा गया है। फोर्थ नंबर पर है पेंटामिडीन। पेंटामिडीन हम लिशमेनियासिस में यूज़ करते थे। तो पेंटामिडीन विल चेंज बीटा सेल फंक्शन। ये बीटा सेल की फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। जब बीटा सेल की फंक्शन डिस्टर्ब होगी तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन भी होगा। बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से डिक्रीज नंबर ऑफ एस्लेट्स बीटा सेल्स इन एस्लेट्स ऑफ लैंगरहांस। बीटा सेल्स की मिकदार कम होगी और इसी बीटा सेल की मिकदार की कमी की वजह से इंसुलिन की रिलीज कम होगी। सो इंसुलिन डिफिशियंसी विल रिजल्ट। तो इसी केस में इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। तो ये पेंटामिडीन की पैथोफिजियोलॉजी थी। फिफ्थ नंबर पे है थायजाइड डाययूरेटिक्स। थायजाइड डाययूरेटिक्स हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ करते थे, हाइपरटेंशन के केस में। तो ये क्लोरथिलिडोन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये मेंबर्स थे। ये थायजाइड डाययूरेटिक्स डिक्रीजेस ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज। ग्लूकोज की वजह से प्रीवियस मैकेनिज्म में हमने देखा कि ग्लूकोज जब एंटर होता था बीटा सेल्स में और इसी की वजह से इंसुलिन रिलीज होता था, तो इसी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंड नंबर पे इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ इंसुलिन। पेरिफेरली रिसेप्टर पे यहाँ डिपोजिशन होंगे थायजाइड डाययूरेटिक्स की वजह से। एडेमा होगा और इसी एडेमा की वजह से
पेरिफेरल रेजिस्टेंस डेवलप होगा थायराइड डायरेटिक्स की वजह से। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड्स थे जो डायबिटीज़ मेलाइटस को इंड्यूस करते हैं। सो आफ्टर मेडिकेशन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिजीज़ जो सेकेंडरी डायबिटीज़ काज करते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें एक्रोमेगली। एक्रोमेगली वो कंडीशन है जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। इसी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से डायबिटिक कंडीशन डेवलप होता है। डायबिटिक कंडीशन मीन्स हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप होता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो इसी दो मैकेनिज्म की वजह से अल्टीमेटली डायबिटीज़ मेलाइटस बट सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस काज होता है। तो ये फर्स्ट एक्रोमेगली डिजीज़ कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन इसमें है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन है जो नॉर्मल बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से वो पेशेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ज़्यादा प्रोन होता है। इसी ससेप्टिबिलिटी की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ उसमें पाए जाते हैं और इसी की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं जो एंटीबॉडी लाइसिस ऑफ बीटा सेल काज करते हैं। लाइसिस ऑफ बीटा सेल ऑफ एस्लेट्स ऑफ लैंगरहांस। सो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होती है और इसी कमी ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटिक कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटस। सो दिस इज आल्सो अ सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। थर्ड कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल की मकदार को ज़्यादा रिलीज़ करता है, ज़्यादा कार्टिसोल रिलीज़ करता है। सो जब स्ट्रेस या डेंजर कंडीशन होता है तो इसी कंडीशन को कंपेंसेट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल को रिलीज़ करता है। जब कार्टिसोल एक्सेस अमाउंट में पहुंच जाता है तो इसी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्टिसोल की वजह से इम्पेयर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है और जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, ग्लूकोज लाइसिस ब्रेकिंग नहीं होती, एटीपी जनरेशन नहीं होती, तो इसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन की वजह से भी ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आता है। सेकेंड इसका मैकेनिज्म है इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो नॉर्मल मैकेनिज्म ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज जो था, जो हमने डिस्कस किया, उसी मैकेनिज्म को स्टॉप करता है। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो इसी डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से डायबिटिक कंडीशन डेवलप होगा। थर्ड इसकी पैथोफिजियोलॉजी है डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज़ मेलाइटस। जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो इसी की वजह से रिलीज ऑफ इंसुलिन भी कम होगा और इसी कंडीशन से डायबिटीज़ मेलाइटस काज होंगे। देन फोर्थ नंबर पे गेस्टेशनल डायबिटीज़, टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होता है। सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अकर्स अराउंड 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स के अराउंड होता है तो ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप होता है। प्लेसेंटल हार्मोन इसी में प्रोड्यूस होते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजेन, कार्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं तो इसी रिलीज की वजह से डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, ये इंसुलिन सिक्रीशन बीटा सेल्स की रिलीज को डिस्टर्ब करता है। तो इसी डिस्टर्बेंस की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन कम होती है। सो डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी ये रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म फॉलो करके इंसुलिन की कंसंट्रेशन को कम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होंगे तो इसी को हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी थी। इसी के साथ साथ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ साथ फीटस को भी रिस्क होते हैं। फीटस को डिफरेंट रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी के साथ साथ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन के साथ साथ फीटस को भी रिस्क होते हैं। मदर के अलावा फीटस को भी रिस्क होते हैं। सो इसी की पैथोफिजियोलॉजी के मुताबिक जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होंगे और इसी की वजह से इंक्रीज ग्लूकोज टू फीटस तक ज़्यादा ग्लूकोज जाएंगे और इसी ग्लूकोज इन फीटस की वजह से फीटस की वेट ज़्यादा होगी।
जब फीटस की वेट ज़्यादा होगी तो ये 7 कंडीशन डेवलप करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसी 7 कंडीशंस की वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया वो कंडीशन है जब फीटस और बेबी की वेट ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होती है। तो इसी मैक्रोसोमिया की वजह से एक सेकेंड कंडीशन डेवलप होगा। जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से शोल्डर डिस्टोशिया, ये वो कंडीशन है जब चाइल्ड की नॉर्मल लेबर के दौरान उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो स्टक होते हैं पेल्विस से, तो इसी पेल्विस की इंजरी काज करती है। इसी पेल्विक इंजरी की वजह से ये शोल्डर डिस्टोशिया हो जाते हैं। तो ये सेकेंड कंडीशन डेवलप होता है मैक्रोसोमिया की वजह से। देन मैक्रोसोमिया जब नॉर्मल डिलीवरी से लेबर बर्थ ना हो तो वो सिजेरियन सेक्शन तक भी चला जाता है, क्योंकि शोल्डर डिस्टोशिया को अवॉइड करने के लिए सी सेक्शन करवाते हैं। फोर्थ नंबर पे जो कंडीशन डेवलप होता है वो हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज विल लीड टू हार्ट डिफेक्ट्स। फिफ्थ नंबर पे सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं या इसको ज़्यादा एक्टिवेट या नर्वस करते हैं, तो ये सीएनएस एबनॉर्मेलिटी भी काज करते हैं। सिक्स नंबर पे है स्केलेटल मसल मेलफॉर्मेशन। स्केलेटल मसल की बिल्डअप नहीं होती, स्केलेटल मसल की ग्रोथ नहीं होती। तो ये 6 नंबर कंडीशन है जो फीटस को हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन की वजह से होता है। 7 नंबर पे है पेरीनेटल डेथ, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ डेथ होते हैं। मदर के जब फीटस यूटेरस के अंदर होता है उसी के दौरान भी डेथ अकर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब बर्थ होता है बर्थ के बाद भी डेथ काज होते हैं। तो ये पेरीनेटल डेथ्स भी इसी केस में अपीयर होते हैं। तो ये डिफरेंट 7 कंडीशंस थे जो फीटस इसको फेस करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। बोवेन्स कैप्सूल में ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन होती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ये बोवेन्स कैप्सूल में फिल्टर होते हैं। जब बोवेन कैप्सूल में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाते हैं तो वापस रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू द बॉडी। जब रीअब्जॉर्प्शन टू द बॉडी इंक्रीज होती है तो ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक जाती है। जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप होता है। स्टॉपेज ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन की वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल गोज टू ब्लैडर। जब ब्लैडर में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन, इसी की वजह से ग्लूकोज की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी। जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीट होगा, इसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। तो ये फर्स्ट सिम्टम्स है डायबिटिक कंडीशन की, ग्लूकोज यूरिया। इसी के साथ साथ जब ग्लूकोज ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे तो वाटर भी अपने साथ लेके जाएगी। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट होंगे तो ये एक अनदर कंडीशन डेवलप करेगा, इंक्रीज यूरिनेशन। इंक्रीज यूरिनेशन की वजह से पोलीयूरिया कंडीशन होगी। पोलीयूरिया ये सेकेंड 3 P's में सेकेंड सिम्टम्स है। इसके बाद जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट होंगे पोलीयूरिया कंडीशन भी डेवलप होगा, और इसी के साथ साथ बॉडी में फ्लूइड की कंसेंट्रेशन कम होगी। इसी कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये 3rd नंबर सिम्टम्स है। 4th नंबर पे है जब ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ब्लड में फ्लूइड की कंसेंट्रेशन कम होगी, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी कंडीशन को हम हाइपर अस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट कहते हैं। तो इसी हाइपर अस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट की वजह से हाइपर अस्मोलरिटी इन ब्लड डेवलप होती है। हाइपर अस्मोलरिटी विल एक्टिवेट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होगा तो इसी हाइपोथैलेमस की रिस्पांस की वजह से थर्स्ट इंक्रीज होगी। जब थर्स्ट इंक्रीज होगी तो फ्लूइड इंटेक भी ज़्यादा होगी। जब फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगी तो इसी कंडीशन को हम पोलीडिप्सिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये फ्लूइड इंटेक की वजह से पोलीडिप्सिया डेवलप होगा। तो ये 4th नंबर कंडीशन है पोलीडिप्सिया। इसी के बाद 5th नंबर पे है लिपोलाइसिस। नॉर्मली हम देखते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। डायबिटिक कंडीशन में चूँकि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है तो फ्रॉम अनदर सोर्सेज एटीपी जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल फैट सेल्स है, इसी फैट सेल्स के ब्रेकडाउन होंगे, ट्राइग्लाइसराइड्स लिपोलाइसिस होगी, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल फॉर्मेशन होंगे।
तो जब फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बनेंगे तो इसी के साथ साथ एटीपी भी जनरेट होती है। तो ये एटीपी फ्रॉम अनदर सोर्स जनरेट होंगे। फैट सेल्स के लिए, मसल सेल्स के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, तो लिपोलाइसिस की वजह से एटीपी जनरेट होंगे। तो ये अनदर मैकेनिज्म है लिपोलाइसिस। इसी कंडीशन की वजह से बॉडी की वेट कम होती है, मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस में। 6 नंबर पे है प्रोटियोलाइसिस। मसल सेल्स हैं, मसल सेल, तो मसल सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जब इसमें प्रोटीलेज एंजाइम एक्ट करते हैं तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जब अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन से एटीपी जनरेट होते हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एटीपी फिर बॉडी के डिफरेंट सेल्स यूज़ करते हैं, तो ये प्रोटियोलाइसिस कंडीशन डेवलप होता है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। इसी के साथ साथ जब प्रोटियोलाइसिस की मिकदार ज़्यादा होगी, लिपोलाइसिस की मिकदार ज़्यादा होगी, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड लिपिड ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, तो इसी के साथ वेट लॉस भी एसोसिएटेड है। तो वेट लॉस मेजॉरिटी केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस के केस में हमने पढ़ा था वेट लॉस। जब वेट लॉस ज़्यादा होगी तो इसी के साथ हंगर भी एलिवेट होगा। जब हंगर एलिवेट होगा तो इसी कंडीशन को हम पॉलीफीजिया कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा खुराक लेता है तो इसी कंडीशन को हम पॉलीफीजिया कहते हैं। तो ये 7 कंडीशंस थे, 7 मैकेनिज्म थे ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।